आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बेतिया के इदरवा बाजार में अतिक्रमण की गई ईदगाह की दीवार गिरा दी गई। अतिक्रमण हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। फिलहाल मंगलवार को पत्थर चलाने वाले और बवाल काटने वाले 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल से लेकर आज तक इदरवा बाजार में क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट के जरिए जानिए। और इस तरह ध्वस्त हो गई ईदगाह की दीवार। जेसीबी मशीन से अतिक्रमित ईदगाह की दीवार गिर गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इनरवा बाजार से अतिक्रमण हटा दिया गया। लेकिन ईदगाह से अतिक्रमण हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल मंगलवार को भी पुलिस ईदगाह से अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन ईदगाह की दीवार को तोड़ने के लिए जैसे ही जेसीबी मशीन लगाई गई, हंगामा शुरू हो गया। आसपास के मुसलमानों ने पत्थरों से प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। भीड़ के आगे लाचार पुलिस को बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौटना पड़ गया था। लेकिन बुधवार को पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ ईदगाह की दीवार को नेस्तनाबूद कर अतिक्रमण खाली करा दिया। ये इंडो नेपाल बॉर्डर रोड के अंतर्गत आता है, तो इन लोगों से अतिक्रमण खाली करा लिया गया है। शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हुआ। हालांकि शांतिपूर्ण नहीं, तो शुरुआत में सभी चीज़ें ठीक से ही रही, लेकिन शाम में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। इस संबंध में FIR भी दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट के वहाँ पर मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज कराया गया। दरअसल जिस इनरवा बाजार में अतिक्रमण हुआ था वो एरिया इंडो नेपाल सीमा के पास है। अतिक्रमण की वजह से सीमा सड़क का काम सालों से लंबित था, जिसको लेकर 6 जनवरी को ही अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने सूचना दे दी थी। इसी क्रम में मंगलवार को इनरवा बाजार से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था, लेकिन लोग भड़क गए। फिलहाल पुलिस पर पत्थर चलाने वाले 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। ईदगाह की दीवार तो गिर गई, लेकिन मंगलवार की इन तस्वीरों के बाद ये सवाल अब भी कायम है कि ईदगाह से अतिक्रमण हटाना गुनाह है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और सिवान में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं, हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पाई। सरेआम फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। सरेआम गोलियां चलाते और गली गली में दहशत फैलाते गुंडे, ये ना तो किसी मुंबई या फिल्म का सीन है और ना ही कोई खेल तमाशा हो रहा है। दिन के उजाले में ये खौफनाक वारदात हुई जामो के सुल्तानपुर गांव में, जब फटफटिया पर सवार दोनों शूटर खुलेआम गोलियां बरसाते रहे और गली मोहल्ले में कोहराम मचाते रहे। दोनों अपराधी खुलेआम पीडीएस डीलर और बीजेपी नेता जनार्दन सिंह को गोलियों से भूनकर भागने लगे तो कुछ ग्रामीण उनके पीछे दौड़ पड़े। तभी दुस्साहसी अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले। इन्हीं अपराधियों की गोली के शिकार बीजेपी नेता की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से पटना ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डीलर साहब यहाँ पे कौन है? तो हम लोग वो है। उसके बाद वो बैठे थे खाना खाने के लिए, और मैंने खाया नहीं था, बैठे थे इस चौकी पे, फायरिंग करने लगा, गोली मार दी। ताबड़तोड़ फायरिंग करते और दहशत फैलाते ये गुंडे सुल्तानपुर की गलियों में बेखौफ घूमते रहे, पिस्टल चमकाते रहे और सबको डराते रहे। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। तो इस गोलीबारी के पीछे पुराना विवाद सामने आया है। फायरिंग करने लगा, गोली मार दी। इनका कोई पुराना विवाद था किसी से? कोई पुराना विवाद था। किससे था? और का बगल दिलीप सिंह उसी का हाथ है। क्या नाम? दिलीप कुमार सिंह। सुल्तानपुर में हुई गोलीबारी की इन तस्वीरों ने सनसनी मचा दी है।
तो इन तस्वीरों के जरिए सिवान पुलिस बाइक सवार दोनों शार्प शूटर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना हो गया है और इनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन और दुर्गा पाठ किया। दूसरी तरफ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के घरों को सैनिटाइज किया गया। ये हवन पूजन और मंत्रोच्चार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर किया जा रहा है, जो कोरोना की चपेट में है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना सचिवालय के नौलखा मंदिर में दुर्गा पाठ किया और नीतीश कुमार के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें स्वस्थ को लेकर के, उन्हें जल्द ठीक हो, इस कामना को लेकर के यहाँ पटना में यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पाठ भी कर रहे हैं और यहाँ पे हवन किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जल्द ठीक हो। और यहाँ पे जरा देखिए कि जो कार्यकर्ता है वो हाथों में नीतीश कुमार और जो प्रदेश अध्यक्ष है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दोनों को यहाँ तस्वीरें सामने रख करके और यज्ञ किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द स्वस्थ हो और यहाँ पे मुख्यमंत्री फिर से वो काम पे लौटे। एक तरफ पटना में सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वास्थ्य होने को लेकर हवन पूजन किया गया, तो दूसरी तरफ पटना नगर निगम ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बंगलों को सैनिटाइज कराया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये उप मुख्यमंत्री बिहार के जो तारकिशोर प्रसाद हैं, उनका ये आवास है, सरकारी आवास है और इस आवास का जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। आपको हम पहले दिखाते हैं, ये तारकिशोर प्रसाद जी का जो है ये बंगलो है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे बंगले का जो है वो सैनिटाइजेशन का काम जो है ये नगर निगम के द्वारा किया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, फिर भी तारकिशोर प्रसाद के आवास के साथ साथ बिहार के तमाम बड़े नेताओं के आवास को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये रेणु देवी का आवास है और यहाँ पे जो पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं वो टैंक लेकर के, जो सैनिटाइजेशन का जो टैंक है वो लेकर के आए हैं और यहाँ आकर के इस पूरे घर का इन्होंने सैनिटाइजेशन का काम किया है। और इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार जो बिहार में मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री का अगर आवास की हम बात करें तो वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। नीतीश कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनके जल्द स्वास्थ्य होने के लिए दुआओं का दौर जारी है। वैसे लोग कहते भी हैं कि भले ही दवा का असर देर से हो, दुआएं जल्दी असर करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए पटना सिटी के पादरी की हवेली चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। सभी का कहना था कि सीएम राज्य के मुखिया हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य के लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उनके स्वस्थ लाभ के लिए, जैसे कि हर परिवार में एक मुखिया होता है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और अपने बच्चों के लिए कार्य करता है, उसी तरह हमारे प्रदेश बिहार प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, हम लोग ईसाइयों ने उनके स्वास्थ्य के लिए और उन्हें कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से आज एक प्रार्थना। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच बैंक अधिकारियों के संगठन ने बैंक कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने की मांग की है। संगठन का कहना है कि काम के दौरान वे कई लोगों से मिलते हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है। साथ ही संगठन ने संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए बैंकों में 5 दिन ही काम करने का सुझाव दिया है। देश भर में कोरोना के बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देश भर में जो बैंक कर्मी हैं उन्होंने वित्त मंत्री को खत लिखा है। जो बैंक कर्मियों का संगठन है AIBOC, उन्होंने वित्त मंत्री को खत लिख करके ये मांग की है कि उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर माना जाए और उन्हें भी बूस्टर डोज कोविड का लगाया जाए। ऐसे में पटना के जो बैंक कर्मी हैं वो क्या कुछ सोचते हैं इस पर हम सीधे तौर पर उनसे ही बातचीत कर जानेंगे। जैसे डॉक्टर लगे हुए हैं आम पब्लिक में, वैसे हम लोग भी फाइनेंशियली पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। और इसमें
कोरोना अफेक्टेड व्यक्ति आते हैं, हम लोग रोज़ टैकल करते हैं, तो हम लोग को फ्रंटलाइन वर्कर सारे लोग बीमार पड़ेंगे और उनसे भी फिर हमारी फैमिली तो कहीं जा रही है ना, तो बहुत सारे लोग हताहत होंगे। इसलिए हम लोगों को बैंकर को एज ए बैंकर हम लोगों को बूस्टर डोज लगना चाहिए, मेरा ये सोच। तो इसके साथ ही हमारे साथ बिहार के बैंक एम्प्लॉयज़ के जो एसोसिएशन के सचिव हैं वो भी हैं, आईबॉक के जो मेंबर हैं बिहार के वो भी हैं, तो हम उनसे भी सीधे तौर पे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से राज्य स्तर पर बूस्टर डोज को लेकर के जो बैंक कर्मियों की मांग है, क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें आने वाली है सामने। देखिए सीधे तौर पर जो पटना में बैंक कर्मी हैं वो देश में जो बैंक कर्मियों के जो संगठन है उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और उनकी भी यही मांग है कि उन्हें बूस्टर डोज मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स माना जाना चाहिए। कैमरामैन सुबोध के साथ रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मास्क की डिमांड बढ़ रही है, जिसके बाद फैक्ट्रियों में मास्क बनाने के काम में तेजी आई है। एक ही फैक्ट्री में कई तरह की मास्क बन रही है और कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी एक फैक्ट्री का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए लगातार विशेषज्ञ और चिकित्सक ये सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क लगाइए और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए। तो जाहिर सी बात है, अगर मास्क का डिमांड भी बढ़ गया और इस वक्त हम आपको पटना के कारखाने की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मास्क बनाने का काम दिन रात चल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कारखाने की और इस वक्त देखिए, चूंकि यही वो मास्क है जो आपको कोरोना के तीसरे लहर से बचा सकता है। अगर आप घर से जब भी बाहर निकलें तो बिना मास्क के न निकलें। और जाहिर सी बात है, मास्क का डिमांड अचानक से बढ़ गया तो फैक्ट्री वालों ने भी काम में तेजी ला दी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए दिन रात मास्क बनाने वाले काम में लगे हुए हैं और ऐसा मास्क बनाया जा रहा है जिसमें कोरोना का जो वायरस है वो प्रवेश। कितना मास्क बना ले रहे हैं? 2500 से 3000 तक एक दिन में आप 2500 से 3000 सर्जिकल। और कितना निकल जा, कितना बन जा रहा है इससे? कंपनी में वही 25-30 हज़ार बन जा रहा है एक दिन में आपके फैक्ट्री से मास्क। एक दिन में तो मशीन से कटिंग हो जाता 50,000, अच्छा, लेकिन 30-35 हज़ार तैयार हो पाता है एक दिन का। और डिमांड कैसा है? डिमांड अच्छा खासा है मार्केट। जाहिर सी बात है, चूंकि कोरोना के तीसरे लहर ने काफी लोगों को अपने चपेट में ले लिया और लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बचाव का एकमात्र कोई जरिया है तो वो है मास्क, जिसको बनाने के लिए कंपनी वाले ने भी काम में तेजी ला दी है। और ऐसे कई फैक्ट्री हैं पटना सहित बिहार के कई जिलों में जहां पे मास्क बनाने का कार्य चल रहा है और जिसका डिमांड जबरदस्त है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। कोरोना गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पुरानी गाइडलाइंस का ही पालन करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से। कोरोना गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है और पुरानी जो गाइडलाइंस चली आ रही है उसी का पालन करना होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिव्यू मीटिंग में इस बात पर विमर्श हुआ है। केस ट्रेसिंग और रिकवरी रेट पर रिव्यू के लिए मीटिंग बैठी थी और इस बैठक में कोरोना गाइडलाइंस पे लेकर जब बातचीत हुई तो यह तय हुआ कि किसी भी तरह की कोई चेंजेस या फिर कोई बदलाव नहीं होगा, पुरानी गाइडलाइंस को ही सभी लोग मानेंगे। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन 50% शिक्षकों को स्कूल आना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है। हालांकि सरकारी स्कूलों में ऐसा होता नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों के बंद हो जाने से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग क्लास लेने वाले शिक्षकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। स्कूल में लटका ताला और बाहर खेलते बच्चों की ये तस्वीर पटना के प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल गोलंबर की है। कोरोना की वजह से सरकार ने स्कूलों को बंद जरूर करा दिया है, लेकिन स्कूलों में ताला नहीं लगाना है। 50% शिक्षकों को रोज स्कूल आना है और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन ऐसे स्कूल के शिक्षक ड्यूटी से नदारद हैं और बच्चे खेल में मस्त। इस वक्त घड़ी में 2 बज रहे हैं और हम राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय सरदार पटेल गोलंबर गर्दनी बाग पहुंचे हैं, लेकिन स्कूल में देखिए कि सभी कमरे में ताला जड़े हुए हैं। शिक्षक स्कूल में नहीं है। जो स्कूली बच्चे हैं जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा देनी है वो बच्चे या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं या गोली खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो बुआ? क्या खेल रहे हो? छुर। अच्छा, खेल लिए। मास्टर साहब कहाँ हैं? मास्टर साहब सब घर पर। स्कूल नहीं आते हैं? आते हैं। कहाँ है? स्कूल में ताला बंद है। आज बंद है। कल आए थे। आज नहीं है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कैसे पढ़ते हो? तो पढ़ते हैं, जो मैम कहती है पढ़ो तो पढ़ते हैं। मैम तो अभी है नहीं, अभी स्कूल तो बंद है। हाँ, मैम अभी घर पर है।
तो ऑनलाइन पढ़ते हो? मोबाइल नहीं है तो कैसे ऑनलाइन पढ़े। एक बड़ी समस्या ये भी है कि बहुत से बच्चों के पास ना तो कंप्यूटर है और ना मोबाइल, तो वे ऑनलाइन क्लास करें तो करें कैसे। खैर, अब कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थानों के बंद होने का एक दूसरा पहलू भी देख लीजिए। कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग भी बंद हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल के टीचर और कोचिंग के शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। परेशानी उन छात्रों के सामने भी है जिनके इंटर और मैट्रिक के एग्जाम सर पर हैं और क्लासेस बंद हैं। कई छात्रों का कहना है कि हर जगह नेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है कि मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है, लेकिन जिन विद्यार्थियों के बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोरोना ने लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, बस परेशानियों की वजह अलग अलग हैं। प्राइवेट टीचर पढ़ाने के लिए परेशान हैं, तो सरकारी स्कूलों के टीचर ना पढ़ाकर भी परेशान हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब बड़े बड़े रूरल मार्ट खुलने लगे हैं, जिन्हें ग्रामीण बाजार नाम दिया गया है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये मार्ट किसी पूंजीपति ने नहीं शुरू किया, बल्कि इन्हें शुरू किया है जीविका दीदियों ने। नमक, आटा, चावल, दाल, साबुन और सर्फ के साथ साथ वो सारा सामान यहाँ उपलब्ध है जो आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। देखने से लग रहा है जैसे किसी बड़े शहर का कोई मार्ट हो, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये किसी बड़े शहर की तस्वीर नहीं, पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर विक्रम इलाके के एक कस्बे की तस्वीर है। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि इस ग्रामीण बाजार को 40 जीविका दीदियों ने मिलकर खोला है और खुद ही चला भी रही हैं। इसमें हम लोग 40 मेंबर जुटे हुए हैं और मिल के ये ग्रामीण बाजार खुला है, जिसमें जीविका दीदी का टाइम सामान अपना ऑर्डर करती हैं कि दीदी हमको इतना सामान चाहिए, तो हम उनको उतना पहुंचवा देते हैं। ग्रामीण बाजार खोलने के लिए सभी दीदियों ने 2-2 हजार रुपए दिए हैं। 4 महीने के अंदर ही इस बाजार से जुड़ी जीविका दीदियों को काफी फायदा होने लगा है। पहले परेशानी था, दुकान घर में कर दिए थे, पहले बहुत परेशानी था। ये अपना दुकान हो गया, आते हैं ऑर्डर कर देते हैं, सामान घर पर पहुंच जाता है। इससे हम लोग को बहुत लाभ है जीविका में जुटने से। ग्रामीण बाजार की शुरुआत 2018 में हुई थी। फिलहाल बिहार के 22 जिले के 68 प्रखंडों में जीविका दीदी इसका संचालन कर रही हैं। सिर्फ पटना जिले में ही 6 रूरल मार्ट हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किराना दुकान का संचालन कर अपनी जीविका चलाने वाली जीविका दीदियों को गुणवत्तापूर्ण सही दाम पर सामुदायिक संगठनों के बनाए गए सामान के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है। हम लोग अपना किफायती दाम में ले जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है फ़ोन से सर से बात करके अपना पूरे सामान ऑर्डर करके निकलवा लेते हैं और ले जाते हैं। यहाँ से सस्ते दाम में अच्छा दाम में मिलता है, अपना प्रॉफिट भी अच्छा होता है। यहीं से अपना पूरे सामान, अपना बाजार ही है, अपना से ग्रामीण बाजार से उठाते हैं, सब दिन ले जाते हैं। ग्रामीण बाजार खोलने के लिए सरकार के जीविका समूह की तरफ से ग्रांट के रूप में जीविका दीदियों को 19,78,000 रुपए दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर जीविका दीदी भी अपना अंशदान करती हैं और इससे जो मुनाफा होता है जीविका समूह की सभी दीदियों को बराबर बांट दिया जाता है। दीदियां जो दुकान चला रही हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है अपने दुकान से, जो यहाँ से मार्ट से जो फायदा होगा ये भी पैसा उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 50% पैसा उनको वापस किया जाएगा। तो इस तरह से 2 फायदे हैं उनके, और दीदियां काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें आगे आ रही हैं और अपना जो फायदा है दुकान का वो बढ़ा रही हैं। बिहार में जीविका दीदी का समूह लगातार बढ़ता जा रहा है। 2007 से अब तक 10,31,000 स्वयं सहायता समूह से 1,27,00,000 परिवारों का जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़ा गया है, जो रोजगार के लिए अलग अलग माध्यमों पर काम कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और आगे देखिए जोहार झारखंड।